स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और रात के 10 बजते ही वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो कचहरी का। आपको याद होगा ईरान में पिछले साल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, कई लोग मारे गए, फिर युद्ध हो गया। अब एक बार फिर से महिलाएं निकली हैं, लेकिन आवाज और रंग बदल गया है। जहां हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट होते थे, वहां अब हिजाब और हथियार साथ क्यों दिखाई दिए हैं? तो आज कचहरी में पहली पेशी इस खबर की होगी। आपको आगे क्या दिखाएंगे, देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच अब पुतिन क्या सीज फायर कराएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और रूस ने कहा है कि हम ईरान के साथ हैं, और रूस ने दुनिया को बताया है कि मुस्तबा जिंदा हैं। उनका मैसेज मिला था। रात 10:30 बजे आज खबर आपसे जुड़ी हुई। आपको अप्रैल की प्रचंड गर्मी की तस्वीरें दिखाएंगे। कई शहरों में पारा 46 डिग्री पहुंच गया है, और सवाल यह है कि क्या कल गर्मी से राहत मिलेगी या फिर अभी ताप और झेलना पड़ेगा? तो सारी खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ईरान की लेडी ब्रिगेड की। तो तेहरान की वो फिजाएं याद कीजिए जब 1970 के दशक में ईरान की सड़कों पर पेरिस और लंदन जैसा आधुनिक फैशन दौड़ता था, जहां आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास थी। लेकिन फिर कैलेंडर बदला, साल 1979 आया और फिजाओं में गूंजने लगी इस्लामिक क्रांति की आहट। वही आजाद ख्याल ईरान देखते ही देखते एक सख्त मजहबी पहरे में तब्दील हो गया। लेकिन आज वही ईरान फिर से खबरों में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ एंटी हिजाब प्रोटेस्ट या महसा अमीनी की मौत के बाद भड़की वो जिन जियान आजादी की आग नहीं है, बल्कि इस बार खबर ईरान के उस पिंक विजन की है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान से आई तस्वीरें ग्लोबल नैरेटिव भी हैं, और ये तस्वीरें अब मैं स्क्रीन पे आपके सामने रख रही हूं, जिन्हें आप गौर से देख लीजिए। इन चेहरों पर हिजाब हैं, लेकिन कंधों पर ये देखिए पिंक मिसाइल है। पिंक मिसाइल, इस कलर का बहुत रेलेवेंस है, एक्सप्लेन करूंगी आपको आगे। हाथों में पिंक ड्रोन और पिंक फायर आर्म्स हैं। बच्चे भी हैं प्रैम में, लेकिन उनके हाथों में बंदूक है, यानी बच्चा बच्चा लड़ने को तैयार है। ये ईरान का वो नया टेक्टिकल वेपन है जिसे दशकों की तपिश में भट्टी की तरह पकाया गया। लेकिन क्या ये हथियार दुश्मन के लिए है या फिर ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है? आज ये भी सवाल है, क्योंकि ईरान की विडंबना देखिए। यहाँ महिलाएं रेगुलर आर्मी में शामिल होकर सरहद पर जंग नहीं लड़ सकती हैं, उन्हें वहां कॉम्बैट रोल से दूर रखा जाता है। लेकिन शासन ने उन्हें बासिज का हिस्सा बनाकर एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स तैयार की है जिसका काम बाहरी दुश्मन से ज्यादा आंतरिक विद्रोह को कुचलना है। फ्लैशबैक में झांकिए जरा। 1979 में खुमैनी ने इसी हिजाब को साम्राज्यवाद के खिलाफ एक वैचारिक बम बनाया था। फिर ईरान इराक युद्ध के 8 वर्षों ने इन महिलाओं के हाथों में बंदूकें थमा दी। जो कल तक घरों में नर्स थी, वो नर्स बनकर युद्ध के मैदान में उतरी, और फिर देखते ही देखते नैतिकता की पुलिस, मोरालिटी गार्ड्स का सबसे सख्त चेहरा बन गई। 1990 के बाद इस ताकत का इस्तेमाल लेबनान और सीरिया तक अपनी विचारधारा फैलाने के लिए हुआ, और आज उसी कड़ी का हिस्सा है ये पिंक मिसाइल, पिंक ड्रोन्स और पिंक फायर आर्म्स। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गुलाबी हथियार सशक्तिकरण का प्रतीक है या फिर ये महसा अमीनी के बाद सुलगते ईरान के गुस्से पर डाला गया एक साइकोलॉजिकल कवर है? तो ईरान ने अपनी महिला कैडर्स को युद्ध के मैदान में खड़ा तो किया है, लेकिन क्या ये उनकी अपनी मर्जी है या फिर IRGC की वो सख्त मिजाजी जो हिजाब के पीछे से गुलाबी बारूद का खेल खेल रही है? क्योंकि एक तरफ वो ईरान जो 1970 की अपनी आजाद रूह को वापस मांग रहा है, और दूसरी तरफ ये महिला ब्रिगेड जो उसी रूह पर पिंक गन ताने खड़ी है। लेकिन संदेश देश के भीतर तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका को, इजराइल को भी है। तो देखिए, हिजाब से हथियार तक की ये खौफनाक और हैरान कर देने वाली दास्तान, गुलाबी गन का काला सच। ईरान ने एक बार फिर महिलाओं को आगे करके युद्ध के मनोविज्ञान को दिलचस्प बना दिया है। पिछले 7 दिनों में चौथी बार इस तरह महिलाओं का वॉर वाला वीडियो सामने आया है।
4 दिन पहले की बात है। पिंक मिलिट्री जीप पर एक हाथ में कुरान और दूसरे में हथियार लिए ये महिलाएं सड़कों पर दिखाई दी। मकसद यही था कि दुश्मन के सामने अपने इरादे खुलकर जाहिर करना, ये बताना कि अगर जमीनी युद्ध की नौबत आई, इतिहास ने खुद को दोहराया, तो इस बार जहरा की बेटियां कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगी। एक नहीं, कई शहनाज़ादे वतन के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ईरान में इस तरह की तस्वीरें और वीडियोस एक ट्रेंड के तौर पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सवाल है कि ये महिला ब्रिगेड है कौन? ईरान में आधिकारिक तौर पर सेना में महिला जनरल्स नहीं होती, लेकिन बसीज और IRGC के भीतर कई उच्च पदस्थ महिलाएं कमांडर्स हैं जो ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स संभालती हैं। रश्त में जो महिलाएं हथियारों के साथ दिखीं, वो मुख्य रूप से बसीज की ही महिला शाखा का हिस्सा हैं। बसीज यानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक पैरा मिलिट्री विंग है। ईरान में महिलाओं की ऐसी स्पेशल यूनिट्स हैं जिन्हें अल ज़हरा और कोसार बटालियन कहा जाता है। महिलाओं के हाथों में AK-47 और ड्रोन कंट्रोल पैनल का दिखना ये बताता है कि अब उन्हें सक्रिय युद्ध के लिए भी तैयार किया जा रहा है। ऐसा युद्ध जो अमेरिका की शर्तों को दरकिनार करते हुए भयानक रूप ले सकता है। अमेरिकियों के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। खासकर परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने का कभी कोई इरादा नहीं रहा है। हर युद्ध आखिरकार किसी न किसी रूप में बातचीत और युद्ध विराम के साथ खत्म होता है। कोई भी युद्ध, यहाँ तक कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध भी इस चरण तक पहुँचे बिना खत्म नहीं हुआ है। लेकिन हमारा मानना है कि इस ज़ायोनी शासन से खासतौर से अधिक गंभीरता से निपटना होगा और इसके द्वारा किए गए हमलों को देखते हुए इसे उचित दंड दिया जाना चाहिए। कभी मिसाइलों की नुमाइश होती है तो कभी ईरान की ड्रोन पावर का दम नजर आता है। ईरान ने इस बार अपने शाहिद ड्रोन्स की प्रदर्शनी लगाई। तेहरान समेत कई शहरों में इसी तरह के वीडियोस फ्लोट हुए। मकसद यही है कि कूटनीति से रास्ता निकला तो ठीक, वरना बारूदी वार पलटवार के लिए तैयारी पूरी है। इजरायली लॉबी के प्रभाव में आकर ट्रंप ईरान के खिलाफ नई जंग का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप को ये याद दिला देना चाहिए कि सीज फायर के लिए ईरान आगे नहीं आया था और अगर इस बार जंग शुरू होती है तो फिर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान खुद तय करेगा कि इस युद्ध का खात्मा किस तरह से किया जाएगा। इसी तरह के बयानों की वजह से पूरे ईरान में युद्ध की आग सुलग रही है और पुरुषों के साथ महिलाएं ताकत का जोर दिखाने वाली रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखाई देती हैं। ये केवल एक प्रतीकात्मक परेड नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि युद्ध की स्थिति में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान के हिजाब वाली महिलाएं सिर्फ पारंपरिक राइफलें ही नहीं, बल्कि गाइडेड मिसाइल सिस्टम और ड्रोन कंट्रोल यूनिट्स के साथ भी दिखाई देती हैं, जिसे पिंक मिसाइल या रंगीन वॉर हेड्स के रूप में देखा जा रहा है। ये असल में ईरान के स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन का एक तरीका है जो ये दर्शाता है कि आधुनिक रक्षा तकनीक अब सिर्फ पुरुषों के एकाधिकार तक सीमित नहीं है। आपको याद होगा 4 दिन पहले ही महिलाओं के एक ग्रुप ने पिंक कलर का शाहिद ड्रोन दिखाया था। इनका साफ कहना था कि वो किसी भी लेवल पर दुश्मन के दांत खट्टे करने का मादा रखती हैं। ईरानी एरोस्पेस फोर्सेस ने हमारे लिए शाहिद ड्रोन को पिंक कलर में पेंट किया है और ये मिनाब में मारी गई बच्चियों की याद में किया गया है। हम अपने पिता के खून का बदला लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। भले ही हमारे वालिद यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी रूह हमारे साथ है।
अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये महिला यूनिट्स ईरान के एसिमेट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा हैं। सोचिए, बासीज यानी ईरान के पैरामिलिट्री फोर्सेज में करीब 50 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इन्हें भी छापामार युद्ध में एक्सपर्ट माना जाता है। सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका के सामने इन वॉरियर्स को आगे करेगा या फिर ये भी उसके वीडियो वॉर गेम्स का हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि जब दुनिया की धुरी बदलने वाली होती है तो नक्शे पर सबसे लंबी लकीरें कूटनीति की खींची जाती हैं। तेहरान से मस्कट और फिर वहां से सीधे मॉस्को। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का सफर अब महज एक कूटनीतिक दौरा नहीं रहा, बल्कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वो बिसात बन चुका है जिसके केंद्र में दुनिया का सबसे रहस्यमयी और घातक खिलाड़ी बैठा है। कौन है वो? व्लादिमीर पुतिन, जिनको आप यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। मॉस्को के गलियारों में पुतिन और अरागची का आमना सामना हो चुका है। पुतिन की जो स्थिर बॉडी लैंग्वेज है और अरागची के साथ जिस तरह से वो बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले, आप इस विजुअल को जरा गौर से देखिए। वॉशिंगटन में क्या मैसेज जा रहा होगा? वॉशिंगटन के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं। पुतिन जज्बातों पर नहीं, कोल्ड कैलकुलेशन पर यकीन रखते हैं। अरागची से उनकी ये मुलाकात दुनिया को पुतिन का वो केजीबी स्टाइल संदेश भी है कि जिस ईरान को पश्चिम अलग थलग करना चाहता था, उसका महाकवच अब खुद क्रेमलिन बन गया है। पुतिन जानते हैं कि अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए सीधे युद्ध में उतरने की जरूरत नहीं है, बस उन रगों को दबाना है जहां से ग्लोबल इकोनॉमी का खून यानी तेल बहता है। पुतिन की वो सधी हुई मुस्कान गवाह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी अब मॉस्को के वॉर रूम की मेज पर रख दी गई है। यूक्रेन की जंग ने पुतिन को पश्चिम की हर पाबंदी के खिलाफ इम्यून बना दिया और अब वही निडरता वो ईरान के कंधों पर हाथ रखकर दिखा रहे हैं। अरागची अपने साथ जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर पुतिन की मेज तक पहुंचे हैं, वो रूस की उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जहां पुतिन खुद पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका को मिडिल ईस्ट के दलदल में उलझाए रखेंगे। पुतिन की फितरत है दुश्मन को थकाना और वहां से फिर एक निर्णायक वार करना। यहाँ पर ईरान वही हथियार है। रूस खुद सस्ता तेल बेचकर अपना खजाना भर रहा है और ईरान को अपनी ताकत की ढाल देकर पूरे पश्चिम को ललकार रहा है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि अरागची का मॉस्को दौरा उस नई वर्ल्ड ऑर्डर की आखिरी ईंट है या सुपर पावर के लिए सीधा मैसेज है कि अगर अमेरिका ने ईरान को घेरा तो उसका मुकाबला सिर्फ तेहरान से नहीं बल्कि पुतिन की उस कोल्ड वॉर से भी होगा, जिसे समझना फिलहाल व्हाइट हाउस के बस के बाहर। क्या ईरान महायुद्ध के लिए मोर्चेबंदी कर रहा है? क्या रूस, चीन और ईरान नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं? क्या अमेरिका को घेरने की बिसात बिछ गई? तेहरान से ओमान तक, ओमान से पाकिस्तान तक और फिर तेहरान से मॉस्को तक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ये सफर क्या महज कूटनीतिक है या एक बड़े पावर बैलेंस की आहट? सीज फायर की खत्म होती मियाद ईरान अमेरिका में बढ़ती तलखी बताने के लिए काफी है कि वक्त बहुत नाजुक है। ओमान से अरागची पाकिस्तान जरूर गए, मुनीर मियां शहबाज और इशाक डार से मिले, लेकिन बिना अमेरिकी डेलीगेशन से मिले। तेहरान होते हुए मॉस्को पहुंच गए। मकसद साफ है, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और वॉर रूम में बैठकर जंग की दिशा तय करना, जिसके संकेत ईरानी विदेश मंत्री ने रूसी जमीन पर कदम रखते ही दे दिए।
हमारे रूसी दोस्तों के साथ युद्ध से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा का अच्छा मौका है, क्योंकि क्षेत्रीय सुरक्षा अब सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है, ये एक साझा जिम्मेदारी है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य और मिडिल ईस्ट में स्थिति के लिए ईरान और रूस के बीच रणनीतिक समन्वय जरूरी है। अमेरिकी रवैये के कारण पिछले दौर की वार्ता में प्रगति के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल पाया। उनकी अत्यधिक मांगे और गलत दृष्टिकोण इसके लिए जिम्मेदार है। होर्मुज़ से सुरक्षा आवागमन इस समय एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा है। ओमान से भी हमारी बात हुई है। अमेरिका को होर्मुज़ और ईरानी बंदरगाहों से नाकाबंदी हटानी होगी। अराघची का ओमान और पाकिस्तान के चक्कर लगाना और अब सीधे सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के साथ हाई लेवल मीटिंग की पिच तैयार करना मामूली बात नहीं है। ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान ना तो बैकफुट पर है और ना ही झुकने के मूड में, बल्कि अराघची का रूस पहुंचना, बंद कमरों में अधिकारियों से मिलना तेहरान का एक बड़ा दांव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का प्रस्ताव देकर ईरान दुनिया को संदेश दे रहा है कि चाबी उसके पास है, लेकिन क्या रूस और चीन इस आग में कूदने के लिए तैयार हैं? रूस ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों के हित में सब कुछ करने को तैयार है। रूस वो सब कुछ करेगा जिसकी वजह से इस इलाके में शांति स्थापित हो पाए। ईरानी जनता अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी और वीरता से लड़ रही है। हमें आशा है कि ईरानी जनता इस कठिन दौर से उबर जाएगी और शांति कायम होगी। मैंने अब्बास अराघची के माध्यम से नेता खामनेई को अपनी शुभकामनाएं दी। रूस ईरान के हित में हर संभव प्रयास करेगा। ईरान और रूस अपने रणनीतिक संबंधों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। खबरें ये भी हैं कि ओमान और पाकिस्तान से सीज फायर की शर्तें डिस्कस करने के बाद अराघची अपने साथ कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर रूस गए हैं, जो वॉशिंगटन की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी हैं। यानी पर्दे के पीछे की ये हलचल बता रही है कि युद्ध के मैदान से ज्यादा अब ईरान ये जंग कूटनीतिक के मैदान में लड़ने की तैयारी कर रहा है। रूस हमारा रणनीतिक साझेदार है। वो हमेशा से हमारा समर्थन करते आए हैं और हम उनका, और हमारा ये आपसी सहयोग आगे भी जारी रहेगा। दोनों देशों के बीच रक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक रणनीति में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। सवाल है कि क्या रूस और चीन अब खुलकर सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ मैदान में आएंगे? इसे 2 पॉइंट में समझिए। संभावना नंबर 1, रूस के युद्ध लड़ने के चांस। रूस खुद 5 साल से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है। ऐसे में वो ईरान को हथियार और मदद तो दे सकता है, लेकिन सीधे जंग में नहीं उतरेगा, क्योंकि सीधे ईरान की जंग में उतरकर वो अपनी इकोनॉमी को खतरे में नहीं डालेगा। दूसरा, जब 40 दिन के युद्ध में कच्चे तेल की कीमतों ने आसमान छुआ, तब रूस ने सस्ता तेल बेचकर अपने खजाने को तेजी से भरा। संभावना नंबर 2, चीन के युद्ध लड़ने के चांस। चीन के लिए ईरान एक आर्थिक साझेदार है। चीन नहीं चाहता कि हॉर्मुज़ का रास्ता बंद हो, क्योंकि इससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होती है। इसलिए चीन पर्दे के पीछे से मध्यस्थता कर रहा है, ताकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इतना न बढ़े कि दुनिया का कारोबार ही ठप हो जाए। इसलिए वक्त वक्त पर चीन ईरान के पीछे खड़े होकर हॉर्मुज़ को खोलने और अमेरिका को होश के नाखून लेने की हिदायतें दे रहा है। होर्मुज़ के मुद्दे पर चीन अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि होर्मुज़ एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसके बिना रुकावट आवागमन को सुनिश्चित करना क्षेत्र के देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साझा हितों की पूर्ति करता है। चीन आशा करता है कि सभी पक्ष होर्मुज़ में स्थिति को और बिगाड़ने से रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे और तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर उचित प्रयास जारी रखने के लिए तत्पर हैं। हमें उम्मीद है अमेरिका जिम्मेदारी से काम करेगा। संबंधित पक्ष युद्ध विराम समझौते का पालन करेंगे। यानी रूस चीन बिना जंग में उतरे मिडिल ईस्ट में सुपर पावर की पावर कम करना चाहते हैं। रूस, चीन और ईरान का ये त्रिकोण अब पश्चिम को चुनौती देने का सबसे बड़ा मोर्चा बनकर उभरा है। अराघची का मॉस्को दौरा इसलिए नए वर्ल्ड ऑर्डर की एक ईंट है और सुपर पावर के लिए ये मैसेज भी है कि ईरान अकेला नहीं है। मॉस्को और बीजिंग उसके साथ खड़े हैं, फिर चाहे वो पर्दे के पीछे का ही साथ क्यों ना हो। युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दिया है, लेकिन युद्ध में एक शतरंज भी चल रहा है।
और इसमें ईरान ने एक पेशकश की है, वैसी ही जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी हारते हारते आखिरी दांव खेलता है। उन्होंने कहा कि हम ये रास्ता खोल देंगे, हम अमन की बात करेंगे, लेकिन ट्रंप साहब पहले ये जंग रोक दें और दोबारा हमला ना करने की गारंटी दें। यानी पहले बंदूक नीचे रखो, फिर हम बात करेंगे कि मेज पर चाय पीनी है आपके साथ या नहीं। ईरान अब एक नया कानून ला रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट का मैनेजमेंट अब सेना के हाथ में होगा और टैक्स वसूला जाएगा रियाल में। अब देखिए, ये सुनने में आपको जैसा वैसा ही लगेगा जैसे कोई डूबता हुआ बैंक ये कहे कि अब से लेन देन सिर्फ मिट्टी के सिक्कों में होगा। रियाल की गिरती कीमत और ट्रंप की बढ़ती धमकियों के बीच ये कानून किसी रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक से ज्यादा हताशा का साइन बोर्ड लग रहा है। उधर ट्रंप के दफ्तर में हलचल तेज है, वहां से साफ संदेश आया है, ताश के पत्ते हमारे हाथ में है। ट्रंप के लिए कोई समुद्री रास्ता खोलने का सौदा नहीं है और ये एक सीधा अल्टीमेटम है। उनका कहना है कि उन्हें हॉर्मुज की चाबियां नहीं बल्कि ईरान के परमाणु सपनों का एंड गेम चाहिए। एक तरफ ईरान की इकोनॉमिक घेराबंदी है और दूसरी तरफ ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली जिद, और इस बीच वो समुद्री रास्ता सहमा हुआ है जहां से गुजरने वाला तेल तय करेगा कि कल दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार क्या होगी। सवाल यहां पर यह नहीं है कि हॉर्मुज खुलेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या ट्रंप के सौदागर मिजाज के सामने ईरान का ये रियाल वाला दाव टिक पाएगा या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है जिसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। If there is no deal, we are going to hit each. Maybe we're going to make a deal. Make a deal because they're sick people. Deal. They want to make a deal so badly. We sought repeatedly to make a deal. आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ट्रंप साहब नहीं रुकेंगे। उनका दिन ईरान से शुरू होता है और ईरान डील पर ही खत्म। दिन में कई बार ईरान का नाम ले रहे हैं और ये सिलसिला पिछले कम से कम 70 दिनों से तो चल ही रहा है। युद्ध से पहले धमकी, बम धमाकों के बीच धमकी, सीज फायर के दौरान धमकी और अब डील के लिए धमकी। ट्रंप मानते हैं कि ईरान धमकी और धमाके की जुबान समझता है, इसलिए ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जाते हैं, अपनी बात ऊपर रखते हैं। Probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders are. I don't think they know who the leaders are, very importantly. 40 दिन के युद्ध के बाद ट्रंप ने अपनी तरफ से 2 बार सीज फायर बढ़ा दिया। फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारी जीत इसलिए हो गई क्योंकि हमने ईरान की सैन्य ताकत को खत्म कर दिया। इसके बाद ये भी दोहराया कि ईरान का यूरेनियम हासिल करके रहेंगे, ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे और हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं रहेगा। इतनी बातों के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच जब डील जैसी कोई बात निकल कर नहीं आई तो ईरान ने एक बार फिर धमकी वाला हथियार बाहर निकाला। अब ईरान की तेल पाइपलाइन के बर्बाद होने की टाइमलाइन बताने लगे। They're in bad shape. I mean, they're really in bad shape. And of course, we've done the blockade, and the blockade's been unbelievably effective, and that means they can't get any more money. But what you're referring to is that when you have lines of vast amounts of oil pouring through your system, if for any reason that line is closed because you can't continue to put it into containers or ships, which has happened to them, they have no ships because of the blockade. What happens is that line explodes from within, both mechanically and in the earth. Something happens where it just explodes. And they say they only have about 3 days left before that happens. And when it explodes, you can never, regardless, you can never rebuild it. ट्रंप का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस बार उन्होंने बिना बम बारूद
ईरान की सप्लाई लाइन को बर्बाद करने की बात कही है। ट्रंप के बयान का मतलब समझिए। अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से ईरान अपने तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंक्स में भेज नहीं पाएगा। अब अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। ट्रंप के मुताबिक जब किसी पाइपलाइन में तेल का बहाव अचानक रोकना पड़ता है तो पाइपलाइन के अंदर प्रेशर बनता है और तकनीकी व प्राकृतिक कारणों से वो फट सकती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो पाइपलाइन को पहले जैसी हालत में दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होगा और उसकी क्षमता भी काफी घट जाएगी। यानी अमेरिका के मुताबिक ईरान पर ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का इनडायरेक्ट असर काफी गहरा हो सकता है। लेकिन ईरान की प्लानिंग क्या है? क्या वो इस सिचुएशन के लिए तैयार है? जब होर्मुज़ स्ट्रेट के विकल्प की बात आती है तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गैस का कोई विकल्प नहीं, ज्यादातर होर्मुज़ से ही गुजरती है। हालांकि सऊदी अरब की एक पाइपलाइन अब कैक से यानबू की तरफ जाती है। इसकी क्षमता 5.5 बिलियन प्रति बैरल है। यूएई की भी एक पाइपलाइन है जो ओमान के नीचे की तरफ मौजूद है, जहां से वो 3.5 मिलियन बैरल रोजाना भेज सकते हैं। जाहिर है ये सभी पाइपलाइन हमारी रेंज में है और हमारी सेना इन्हें मॉनिटरिंग कर रही है। मतलब ईरान ने ट्रंप की धमकियों के जवाब में खाड़ी मुल्कों की पाइपलाइन को टारगेट करने की तैयारी की हुई है और ये बात ईरान की सेना और IRGC की तरफ से लगातार कही भी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप या फिर खाड़ी मुल्क इस तरह की बर्बादी अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि 40 दिन के युद्ध के दौरान जो हमले हुए उससे खाड़ी मुल्क अभी तक नहीं उबर सके। क्या एक बार फिर तेल पर जंग की तपिश बढ़ेगी? मेरे साथियों ने होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर काफी सार्थक चर्चा की है। इस वक्त हाई कमांड के ऑर्डर के बाद होर्मुज़ स्ट्रेट हमारे नियंत्रण में। हालांकि सुप्रीम लीडर के निर्देश के बाद कुछ प्लान बना है ताकि होर्मुज़ का नया मैनेजमेंट तैयार हो सके। इसमें दुश्मनों के जहाजों की आवाजाही पर रोक रहेगी। होर्मुज़ पर टोल वसूली ईरानी मुद्रा रियाल में होगी और इस प्लान के तहत ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी फैसला लेने की आजादी होगी। इसका सीधा मतलब है कि ईरान अब होर्मुज़ पर ड्राफ्ट को कानून बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने मिडिल ईस्ट से कम सप्लाई और ईरान युद्ध के असर को देखते हुए आशंका जताई है कि इस साल के आखिर तक कच्चा तेल महंगा हो सकता है। बैंक ने चौथी तिमाही के लिए ब्रेंट क्रूड का औसत अनुमान बढ़ाकर $90 प्रति बैरल कर दिया है। पहले ये अनुमान $80 था। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में करीब 40% तेजी आ चुकी है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो तेल के दाम $120 प्रति बैरल के पार जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया भर के देशों में तेल के नाम पर तबाही मच सकती है। महंगाई का स्पीड ब्रेकर विकास की रफ्तार को रोक देगा। And yet, delegates, I have to level with you about Iran. Because the truth is, the economic consequences could still be with us for some time. You don't need to be a politician to know that. You can see it on every petrol forecourt across the country. Just like Iraq years ago, there is a deeper lesson here. One that British politics has continually refused to learn. Because what Iran shows is that once again, events happening miles away from Britain have the capacity to hurt our living standards, our future and our security. ब्रिटेन हो या फिर यूरोप का कोई और मुल्क या फिर एशियाई देश, सच्चाई यही है कि सब तेल की मार झेल रहे हैं और अगर यही सिचुएशन रही तो फिर आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर और ज्यादा दिखने लगेगा। लेकिन अभी ना तो ईरान पीछे हट रहा है, न अमेरिका कदम खींच रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात उस खबर की जिसकी वजह से
शायद आप हाँफ भी रहे होंगे, बाहर निकलना नहीं चाह रहे होंगे, और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर ही लिए होंगे, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले इस बार गर्मी ने अप्रैल में ही अपना वो गियर बदल दिया है जो कि जून के आखिर में आता था। अब सवाल होगा कि अलग क्या है इस बार की परिस्थितियों में। ये नक्शा इस वक्त आप देख रहे हैं, भारत के अलग अलग जो राज्य हैं उनके हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में महसूस हो रही है। आलम यह है कि सूरज अकेले नहीं तप रहा, उससे साथ मिला है सुपर अल नीनो का। प्रशांत महासागर की ये वो गर्मी है जो 7 समंदर पार से हमारे मॉनसून और हमारे मौसम को झुलसाने के लिए तैयार बैठी है। और क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों की अगर आप माने तो 2026 इतिहास के सबसे गर्म साल बनने की राह पर है। यहां भी रिकॉर्ड बन सकता है। ये सिर्फ एक हीट वेव नहीं है, ये कुदरत का वो डेथ वारंट है जो हम अपनी ही गलतियों से लिख रहे हैं। बड़ी पिक्चर ये है कि अब हिंदुस्तान के 57% जिले हीट प्रोन हो चुके हैं, और इसीलिए भारत के नक्शे पर यह हिस्से आपको अंकित करके दिखा रही हूं। यहां पर ऐसी परिस्थिति है कि रहने लायक हालात नहीं है, बल्कि जलने जैसी स्थिति है। दिल्ली में स्कूल की छुट्टियां, यूपी में रेड अलर्ट है, महाराष्ट्र में सन्नाटा है, और ये सब बता रहा है कि हम उस दौर में चले गए हैं जहां पर दोपहर 2 बजे के बाद घर से निकलना जान की बाजी लगाने के जैसा साबित होने लगा है। हमें लगता है कि हम एसी चलाकर बच जाएंगे, लेकिन याद रखिए जिन कंक्रीट के जंगलों में आप और हम रह रहे हैं वो रात में भी इस वक्त आग उगल रहे हैं। तो देखिए आईएमडी की चेतावनी साफ है, न सिर्फ दिन बल्कि अब रातें भी गर्म होंगी, यानी चैन की नींद मुमकिन नहीं। क्या इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? क्या इस बार 50 डिग्री वाली भयंकर गर्मी पड़ेगी? हीट वेव से खुद को कैसे बचाना है? यकीन मानेंगे, अभी से ही पारा 47 डिग्री को छूने लगा है। देश के 7 शहर ऐसे हैं जहां तापमान 46 के पार चला गया है। दिल्ली से लेकर राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश, सब भयंकर गर्मी की मार झेलने को मजबूर हैं। लू का अलर्ट। अहमदाबाद में तापमान ने 44 डिग्री का बैरियर तोड़ दिया, तो वहीं महाराष्ट्र का अकोला सबसे गर्म रहा। लोग सिर्फ यही कह रहे हैं, ये गर्मी पहले से अलग है, ज्यादा भयानक लगती है। दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आज भी मौसम विभाग ने कहा है कि राहत जो है अभी मिलने वाली नहीं है इस भीषण गर्मी से, लेकिन कल से जो है दिल्ली और जो उत्तर भारत के राज्य वहाँ पर थोड़ी सी मौसम में एक तरीके से राहत मिलने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण आने वाले दिनों में बारिश की आशंका है, जिससे जो तापमान है वो लगभग 2 डिग्री कम हो जाएगा। बात करें तो शनिवार को सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी, लगभग 43 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था, जो कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है। संडे को कम हुआ था, लेकिन आज एक बार फिर से, क्योंकि सोमवार का सुबह आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस वजह से टेम्परेचर जो है अभी भी 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के राज्यों को छोड़ दे कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में, जहां दिल्ली समेत कुछ राज्यों में, वहां पर येलो अलर्ट है। इसका मतलब कि भीषण गर्मी का बात नहीं कही गई, लेकिन कहा गया है कि आने वाले दिनों में लोगों को शायद थोड़ी जो गर्मी है उससे निजात मिल जाए। इस वक्त हम इंडिया गेट पे आपको दिखाने के लिए तस्वीरें कि कुछ लोग जो टूरिस्ट आए हैं वो इस गर्मी में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन आपको आसपास जो है पूरे खाली लिखेंगे। लगातार पानी चलाया जा रहा है ताकि एक तरीके से घास को जो पानी मिल सके, साथ ही इस पानी से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही, क्योंकि हवा चल रही, तो हवाओं से थोड़ा सा लोगों को राहत मिल रहा है। लेकिन आसपास देखिए कि पेड़ की छांव के नीचे लोग बैठे हुए हैं। भीषण बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से लोग जो है खुले में धूप में आने से बच रहे हैं। तो मौसम का आपकी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। पहले देख रहे हैं आप इसका हाल है, इंडिया गेट पर कितना टूरिस्ट होता था, अभी देख रहे हैं आफ्टरनून में कोई टूरिस्ट नहीं है, जगह जगह पूछने जाना पड़ रहा, वरना अदरवाइज पार्किंग में बैठते थे, पार्किंग से मिल जाती थी। कहीं ना कहीं आप लोगों के एक तरीके से काम पे भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है सर, टूरिज्म पे पड़ेगा तो हम पे भी असर पड़ेगा। अभी लग रहा है, अभी इधर गर्म लग रहा है जैसे। तो आप घूमने आए? आप लोग घूमने के लिए आए, आज सुबह आया था हम लोग को। तो ये गर्मी में कैसे अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी वहाँ पे? कैसे करेंगे, घूम पा रहे हैं? मज़ा नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्या करेंगे बोल के, इतना है बस। कुछ बोलने का नहीं, हम लोग बस आया, फंस गया बस।
और थोड़ा दिन में ऐसे ज़्यादा लग रहा है अभी। ज्यादा लग रहा है। लग रहा है। आप घूमने आए? घूमने के लिए आए। घूम पा रहे हैं इस गर्मी में या आप मजा नहीं आ रहा है पूरा? इतना मज़ा नहीं आ रहा है, गर्मी बहुत है ना, बहुत ज्यादा गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। बच्चे लोग पूरा परेशान है। हाँ थोड़ा बच्चे परेशान हैं? थोड़ा परेशान है, गर्मी की वजह से थोड़ा परेशान है। ऐसा नहीं है कि गर्मी पहले नहीं पड़ती, हर साल पड़ती है। लोग मई और जून को गर्मी का महीना मानकर उस हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार अप्रैल में ही गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ आग बरसा रही है। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर समेत दूसरे राज्यों ने बच्चों के स्कूलों को लेकर एडवाइजरी जारी की। दिल्ली में बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बंद हो गई। गाजियाबाद और नोएडा में स्कूल की टाइमिंग बदल गई। शहर शहर आसमान से अग्निबाण चल रहे हैं। यूपी के 60 जिलों में लू का अलर्ट है। बिहार के 8 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया। उत्तराखंड के देहरादून में गर्मी के चलते 12वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अकेले राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र के 7 शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार चला गया। लखनऊ में गर्मी का प्रकोप बढ़ा हुआ है। लोग बेहाल परेशान हैं। सड़कों पर जो यात्रा कर रहे हैं उनकी राहत के लिए लखनऊ में नगर निगम ने इंतजाम किया है। 10 नंबर चौराहे पर एक ये शेड बनाया गया। आप देखिए शेड को, और यहाँ पर कूलर लगाया गया है और जो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ से गुजर रहे थे। गर्मी, बेतहाशा गर्मी से बेहाल जो ये शेड बनाया गया नगर निगम की